बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 7707 वेरिएंट 12, इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। और पेपर 1 मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है, आपको पता है, और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है। स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि ये पेपर करा दें, और हुआ ये है थोड़ा सा कि जो सॉफ्टवेयर जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब राइटिंग के अंदर स्पेशली जो फीचर है इसका, वो फिर कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आई बी एक्सप्लेनिंग मोर। और ये पेपर डालने का पर्पज़ ये था कि बहुत से लोग इस पेपर को हल कर रहे हैं लेकिन उनकी समझ में कंसेप्ट्स नहीं आते, प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा चलिए जैसे भी है आई बी एक्सप्लेनिंग यू, तो राइटिंग का काम जो है वो कम होगा इस पेपर में, और एक्सप्लेन मैं आपको सारी चीज़ें करूँगा। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आपकी समझ में आए और कंसेप्चुअली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आप दूसरी जगहों के ऊपर भी, मतलब बाकी के पेपर्स हैं वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी समझ आ रहा है। इसके अलावा ये कि कराचीज अकेडमी के अगर आप यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ तो ओ लेवल के तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 ईयर्स के पेपर, मल्टीपल चॉइस ये जो पहला पेपर 1 है और पेपर 2, ये दोनों आपको बहुत बड़ी एक सफिशेंट मटेरियल है वहाँ पड़ा हुआ 5 पेपर्स का, जो अंडर वन रूफ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। रिसेंट ईयर्स के जो पेपर हैं वो भी मैंने कराए हैं, और बल्कि अक्टूबर नवंबर 2021 का जो पेपर 2 है वो भी मैंने पूरा कराया है। आपको कंप्लीट पेपर्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और बाकी मल्टीपल चॉइस मई जून वाला जो पेपर था वो भी मैंने कराया है। इसके अलावा 8 to 10 ईयर्स के पेपर आपको वहाँ मिलेंगे, और वो प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ा मटेरियल है। तो आप जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल करीब है, तो रेफर बैक ज़रूर करें, इस पूरे मटेरियल को देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो काम करें। पर्टिकुलर क्वेश्चंस तक आपको मिल जाएंगे। कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर बने हुए हैं, वहाँ जाके फोल्डर में आप देखेंगे तो पूरे पूरे पेपर्स वहाँ आपको मिलेंगे। तो इट्स वेरी गुड कि वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अंडर वन रूफ। इतना सफिशेंट मटेरियल है, हो सकता है किसी और जगह भी हो लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, आपको यहाँ पर सारे पास पेपर्स अवेलेबल होंगे। और सेकंड, इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कि कराचीज अकेडमी जो मैन कैंपस है कराची के अंदर, मैन नीपा के ऊपर अकेडमी है, ऑनलाइन क्लासेस और ऑन प्रीमिसेस क्लासेस नए सेशन की जुलाई 1 से शुरू हो रही है। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़नी हो, कैम्ब्रिज का कोई भी सब्जेक्ट, बेहतरीन किस्म के टीचर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, एंड डेमो क्लासेस आप इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो जो लोग भी पढ़ना चाहें वो जरूर रेफर करें जाके। विद ऑल दिस लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नंबर 1 कहता है द अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द ट्रायल बैलेंस एंड द बुक कीपर प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि अकाउंटेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाता है और बुक कीपर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। देखिए ये सवाल नॉर्मली हर पेपर के अंदर आता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझने की है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द अकाउंटेंट एंड बुक कीपर। आप यूँ समझें कि जो बुक कीपर है वो जितनी भी जर्नल जो एंट्रीज होती हैं, जनरल जर्नल हो गया, जर्नल को लिखना, लेजर पोस्टिंग और जितने स्पेशल जर्नल बनते हैं, वो ट्रायल बैलेंस तक जितनी भी चीज़ें हैं ये बुक कीपर करता है सारी। और ट्रायल बैलेंस के आगे की जितनी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, आपका इनकम स्टेटमेंट हो गई, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, ये तमाम चीज़ें, वेरिएंस एनालिसिस हो गई, ये जितनी चीज़ें हैं ट्रायल बैलेंस के बाद की, ये सब अकाउंटेंट करता है। इस कंसेप्ट को जहन के अंदर रखेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, कहता है अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द ट्रायल बैलेंस। हमने कहा इनकरेक्ट है। द अकाउंटेंट राइट्स द जर्नल। अकाउंटेंट जर्नल को राइट नहीं करता, बुक कीपर करता है, तो ये भी गलत हो गया। द बुक कीपर राइट्स अप द जर्नल। बुक कीपर राइट्स अप करता है जर्नल को, एंड द अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द ट्रायल बैलेंस। अगेन अकाउंटेंट तो ट्रायल बैलेंस के बाद की चीज़ें करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द बुक कीपर राइट्स द लेजर अकाउंट्स एंड द अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो डी है, ये फिर हमने जो बातें करी उस पर पूरा उतरता है कि बुक कीपर जो है वो लेजर बनाता है और अकाउंटेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो डी चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं, विच फार्मूला मे बी यूज फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स,
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बेसिक इक्वेशन है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो बेसिक आप लिखते हैं इसको कि एसेट्स का मकसद है रिसोर्सेज के, जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर लग रहे हैं वो दो जगहों से आएंगे, या तो ऑनर देगा उसको जिसको कैपिटल कहते हैं, या फिर लोन लेंगे आप, लाइबिलिटीज़ होंगी, बैंक से ले सकते हैं, सप्लायर से ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मिल के, क्योंकि जब ये बिजनेस को आप यूँ समझें कि बिजनेस अगर क्लोज हो रहा है और बिजनेस बंद हो रहा है, तो फिर जो कुछ भी आपको एसेट्स की फरोख्त से, सेल से मिलेगा वो आप कहाँ देंगे? जो जिनसे कर्जा लिया हुआ है, जो लोन है उनकी पेमेंट कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वो ऑनर को पेमेंट कर देंगे आप उठा के। तो ये रिसोर्सेज जो हैं जितने भी होते हैं आपके, वो सारे एसेट्स होते हैं, और जहाँ से ये आ रहे होते हैं ये किसने प्रोवाइड किए, वो दो जगहों से आएंगे, या तो लाइबिलिटीज़ होगी या कैपिटल। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इसको वो डिफरेंट तरीक़ों से अगर आप चेंज करते हैं तो फिर देखें वो आपको चेक करता है, कहता है नंबर 1 में कहता है एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी माइनस लाइबिलिटीज़। या हम अगर अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने लिखी है आप इसको देखें तो आप कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल बराबर होते हैं एसेट्स के, तो ये फिर गलत, इनकरेक्ट हो गया पहली चॉइस। नंबर 2 में कहता है लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ऑनर्स इक्विटी के, लाइबिलिटीज़ जो हैं बराबर हैं एसेट्स माइनस ऑनर्स इक्विटी। तो देखिए लाइबिलिटीज़ इक्वेशन के अगर इधर है, मैं इक्वेशन के इस तरफ भी इसको उठा के ले आऊँ और एसेट्स जो है इसको यहाँ ले आऊँगा, तो ये प्लस तो प्लस ही रहेगा ना। ये एसेट्स अलबत्ता माइनस में चला जाएगा आपका, क्योंकि देखें कैपिटल तो ये है, ये प्लस का है, इक्वेशन के इस तरफ होगा, तो आप क्या हो जाएगा, आप इसको माइनस कर देंगे, तो लाइबिलिटीज़ को आप उठा के इधर ले आए, और लाइबिलिटीज़ को बल्कि आपने रोका, कैपिटल माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को यूँ समझे आप कि ये एसेट्स है ना, ये कैपिटल है, फर्ज करें ये कैपिटल जो है प्लस है, हम इस इक्वेशन में से कैपिटल को अगर इस तरफ लेकर आए तो ये क्या बनेगा, एसेट्स, ये कैपिटल या प्लस का है, यहाँ आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लाइबिलिटीज़ को आप यहाँ रोक लें, तो लाइबिलिटीज़ बराबर है एसेट्स माइनस ऑनर्स इक्विटी। तो देखिए बिल्कुल सही है, ये आपको मैंने करके दिखाया है कि एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को जब आप चेंज करते हैं तो ये फिर बात इसकी सेकंड जो इसकी जो चॉइस है वो फिर राइट चॉइस है कि लाइबिलिटीज़ बराबर है एसेट्स माइनस कैपिटल के। नंबर 3 के अंदर देखते हैं ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़। तो देखिए ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, तो ऑनर्स कैपिटल ये है आपका। मैं अगर इसको इक्वेशन के इसी तरफ रोकूं तो क्या होगा कि एसेट्स तो अपनी जगह मौजूद है, ये इसमें से ये जो लाइबिलिटी है ये इधर प्लस की थी, इक्वेशन के इस तरफ आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल, और वो समझ में भी आता है कि जितने भी एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ को अगर हम पेमेंट कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो किसका होगा, वो ऑनर का होगा। तो इसका मकसद है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ जो है इसने लिखा है वो इनकरेक्ट है, तो ये चॉइस भी आपकी इनकरेक्ट हो गई। नंबर 4 के अंदर आए, कहता है ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स। ये तो देखें बेसिक इक्वेशन है यही कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इसने लिखा है कि ऑनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, तो ये बिल्कुल फिर राइट चॉइस है आपकी। तो इसका मकसद है 2 और 4 ये हम कह रहे हैं सही है। तो हमने जब यहाँ देखना शुरू करा तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, अलबत्ता सी के अंदर हमें 2 और 4 नज़र आता है। तो हम फेयरली यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस बनती है आपकी, और वो क्यों है वो आपने देखा कि किस तरीके से बनी है। अब आगे आते हैं इसको लेके। नंबर 3 में कहता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ज़मीर, के गुड्स जो खरीदी हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम ज़मीर से वो रिटर्न बाय अश्विन, वो अश्विन ने वापस कर दी। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ज़मीर, ज़मीर से आपने खरीदी थी और रिटर्न कर दी अश्विन ने। कहता है विच एंट्रीज शुड ज़मीर मेक टू रिकॉर्ड दिस, ज़मीर जो है वो एंट्री क्या पास करेगा। देखिए ज़मीर जो है वो क्या है इसके अंदर कि अश्विन जो है उसने माल खरीदा और ज़मीर ने माल बेचा, और ज़मीर की बुक्स के अंदर ये पूछ रहा है, तो ज़मीर ने अश्विन ने माल वापस कर दिया, तो ज़मीर के पास जब माल वापस आएगा तो ज़मीर क्या करेगा, सेल्स रिटर्न को क्या करेगा, डेबिट कर देगा, और अश्विन के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा।
हैव यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि आप ज़मीर के अकाउंटेंट हैं और ज़मीर के पास जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि आप अपने आप को एज्यूम करें कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। तो आप अगर ज़मीर के अकाउंटेंट हैं तो ज़मीर ने माल बेचा था अश्विन को, अश्विन से जब माल वापस आएगा ज़मीर के पास तो क्या करेगा, बेचा हुआ माल जो हमने ऑलरेडी सोल्ड बिक गया था पहले, उसको हम जो गुड्स थी वो वापस आ रही है, दे आर बीइंग रिटर्न इन द बिजनेस। हाउ डू यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? डेफिनेटली सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अश्विन का अकाउंट क्रेडिट। ये आपके पास आपको समझ में आना चाहिए। और इसको अगर हम देखते हैं तो सेल्स रिटर्न हमें सी चॉइस के अंदर देखें ये नजर आ रहा है कि सेल्स रिटर्न को डेबिट कराए और अश्विन के अकाउंट को अकाउंट डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करा और अकाउंट क्रेडिटेड अश्विन के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो वी कैन से फेयरली के सी चॉइस जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो फिर राइट चॉइस बनती है आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 3 भी हो गया। 4th में आते हैं, ड्यूरिंग हर फाइनेंशियल ईयर A trader paid 1,800 for insurance and $3,200 for rent। एक ट्रेडर जो था उसने 1,800 पे करे इंश्योरेंस के और $3,200 पेड करे रेंट के। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड पर शी ट्रांसफर्ड इंश्योरेंस ऑफ 1,500 एंड रेंट ऑफ 3,600 टू द इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर वेन एवर यू टेक समथिंग इन इनकम स्टेटमेंट, आइदर यू आर टेकिंग द रेवेन्यूज और द एक्सपेंसेस और प्रॉफिट डिस्पोजल के ऊपर जो होता है, तो या तो आप रेवेन्यूज लेके जा रहे हैं, एक्सपेंसेस लेके जा रहे हैं। अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस आप 1,500 का ये लेकर गई है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये 1,500 का जो आपको नज़र आ रहा है, और जबकि ये था उसने जो पेमेंट करी है वो 800 करी है, तो वेयर इज़ द 300? ये 300 का जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो क्या है, वो प्रीपेड है। प्रीपेड का मकसद है एडवांस। और प्रीपेड जितना भी होता है वो फिर एसेट होता है आपका, क्योंकि आपका पॉइंट आपकी समझ में आया है कि 1,800 उसने पे किए थे और एक्सपेंस जो हुआ है वो टोटल 1,500 का इस साल का हुआ है, तो $300 हुए हैं जो नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। और जो नेक्स्ट ईयर बेनिफिट पहुंचाएगा उसको प्रीपेड एडवांस कहते हैं। लेकिन यहाँ रेंट के अंदर आए तो मसला अलग है कि रेंट में $3,200 की पेमेंट करी थी और इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस 3,600 है, इन दोनों का डिफरेंस 400 आता है। और 400 जो है वो एक्सपेंस है जो एक्रूड है। एक्रूड का मकसद है कि इस साल का एक्सपेंस तो हो गया लेकिन आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, तो इट्स ए लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है, वो जो प्रीपेड है वो आपका एसेट है और ये लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है $300 से और एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है $400 से। दिस इज द होल कंसेप्ट। व्हाट डू द balances remaining on the accounts at the end of the financial year represent कि जो अकाउंट्स के अंदर जो balances रहेंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एज आई टोल्ड यू कि जो $300 है जो आपका इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, इंश्योरेंस अकाउंट प्रीपेड है, अभी हम समझ के आ रहे हैं। तो ये सी वाला बात सही है बिल्कुल। और रेंट एक्सपेंस क्या है, रेंट अकाउंट एक्रूड है। देखें ये रेंट अकाउंट एक्रूड यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको सी चॉइस में। डी के अंदर रेंट को भी इसमें प्रीपेड लिखा है जो इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब है सी चॉइस हमारी सही है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है हमारा और रेंट हमारी एक्रूड है, लाइबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की आपने देखा कि सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ली बॉट गुड्स $8,000 के ली ने माल खरीदा $8,000 का, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, और उसमें से 15% का ट्रेड डिस्काउंट उसने माइनस कर दिया। शी लेटर रिटर्न हाफ ऑफ दिस गुड्स एज दे वर फॉल्टी। इसमें से आधी 50% जो गुड्स थी दे वर फॉल्टी एंड शी रिटर्न दीज गुड्स टू द बायर। और उसके बाद क्या हुआ, कहता है विच डॉक्यूमेंट डिड ली इशू टू द सप्लायर फॉर द रिटर्न गुड्स, के कौन सा डॉक्यूमेंट ली जो है वो इशू करेगी। और ली कौन है, ली ने बाय, आप ली के अकाउंटेंट हैं। ली का मकसद है कि आपने माल खरीदा। जब आपने माल खरीदा, ये ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट आप समझ लें कि ट्रेड डिस्काउंट का मकसद सिंपल ये होता है कि अगर आप बल्क के अंदर परचेजेस कर रहे हैं तो बल्क में परचेजेस के लिए जो इनकरेज करा जाता है, जैसे होलसेल होता है। नॉर्मली हम जब शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं या मुख्तलिफ शॉप से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो ये रिटेल बिजनेस कहलाता है। रिटेल बिजनेस का मकसद है कि डायरेक्टली सेलिंग टू द कस्टमर्स। वेयर एज अगर आप होलसेल मार्केट में चले जाएं जहाँ पर
वो लोग ये ट्रेडर्स है, जो एवर थॉट के ये जो ट्रेडर्स हैं ये कहाँ से माल लेकर आते हैं जो आपको बेचते हैं, तो ये फिर जहाँ जिन मार्केट से ये परचेजेस कर रहे होते हैं वो होलसेल मार्केट कहलाती है। और वहाँ पर क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस के ऊपर जो है वो ट्रेड डिस्काउंट हम देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड कहीं नहीं होता। इसका मकसद है कि 8000 अगर मैं डॉलर देखूँ तो इस $8000 का जो 15% है, जब ये निकला होगा 15%, तो ये 15% इसका बनेगा 1200, and if you deduct 1200 from 8000, because 8000 is the total amount and 1200 is the trade discount which is not recorded anywhere. So 8000 minus 1200, but you get 6800. एक्चुअली ये जो 6800 है माइनस करने के बाद एंट्री जो है वो इसकी पास होगी, क्योंकि आपने माल खरीदा है ली ने और आप ली के अकाउंटेंट हैं, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे और सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और परचेजेस कितने से डेबिट करेंगे, $6800 से करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके। याद कर लें ये बात कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, माइनस करके एंट्री पास होती है, और ये बल्क परचेजेस के को इंकरेज करने के लिए दिया जाता है, होलसेल देते हैं इसको, होलसेल मार्केट में मिलता है ये नॉर्मली बल्क परचेजेस। ये सारे लफ्ज़ आप याद करें, एग्जाम में आ सकता है कितना विच डॉक्यूमेंट, तो कौन सा डॉक्यूमेंट। अब ये जो सप्लायर का अकाउंट उसने करा था, अब ये 50% उसमें से वापस कर दिया। शी लेटर रिटर्न हाफ ऑफ दिस गुड्स। हाफ ऑफ दिस गुड्स का मकसद है 6800 का अगर मैं 50% निकालूं, व्हाट आई गेट, 6800 मल्टीप्लाइड बाय 50%, $3400। तो 3400, 8000 को भूल जाएं, क्योंकि 8000 में से 15% को निकाल के फिर आपने रिकॉर्ड किया था, तो फॉरगेट 8000, द एक्चुअल द एंट्री वाज रिकॉर्डेड बाय $6800 एंड द 50% ऑफ $6800 कम्स $3400। एंड विच डॉक्यूमेंट ली रिकॉर्ड करेगी, कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेगी, तो एंट्री क्या पास करेगी, एंट्री समझ लेते हैं, वो सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करेगी और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करेगी। सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करने का मकसद है कि वो डेबिट नोट जो है वो इशू करेगी और सप्लायर को बताएगी कि मैंने आपके अकाउंट को $3400 से डेबिट कर दिया है। तो ये, और वो जो सेलर है कि वो क्या करेगा, वो जब वो इसके अकाउंट को अपना जो रिसीवेबल है उसको क्रेडिट करेगा, तो वो फिर क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो याद रखें कि सेलर जो है वो क्रेडिट नोट इशू करता है, और जो सप्लायर है जिसने माल खरीदा है, बायर जो है, सेलर बेचने वाला क्रेडिट नोट इशू करता है, और जो बायर है वो डेबिट नोट। इस हमारे वाले सवाल के अंदर ली जो है वो बायर है, इसने माल खरीदा था तो ये डेबिट नोट इशू करेगी, लॉजिक मैंने बताई। तो डेबिट नोट फॉर $3400। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वी कैन सेफली से कि बी चॉइस जो है हमारी वो फिर राइट चॉइस है, और उसकी लॉजिक मैंने बहुत डिटेल से समझाई। ये और भी कहीं आ सकता है, तो इसको सवाल आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज द चेक काउंटर फॉइल यूज फॉर, कि चेक काउंटर फॉइल जो है आप क्यों यूज करते हैं। तो देखिए चेक काउंटर फॉइल का मकसद, ये चेक बुक अगर आप लोगों ने देखी हो या चेक देखा हो, तो चेक दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है। ये चेक, ये फर्ज कर लेते हैं चेक है, तो चेक की ये वाली साइड जो है, ये फिर ये वाला जो है यहाँ सब डिटेल लिख के साइन ऑफ करने के बाद में जो भी इशू करता है चेक वो फिर दे देता है, जिसको इसे अगर ली है, ली वाले किस्से में ली जो है अपने सप्लायर को पेमेंट करेगी, चेक इशू कर देगी। काउंटर फॉइल इसी चेक के अंदर बना होता है, और इस चेक के अंदर क्या होता है कि इन जगहों के ऊपर ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की राइटिंग के इशूज है, एनी हाउ ये काउंटर फॉइल ये होता है, यहाँ जो कुछ लिखा जाता है उसको मुख्तसर शॉर्ट में हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक तरीके से एविडेंस होती है इस बात की कि जब हम अपनी कैश बुक के अंदर इस पेमेंट की रिकॉर्ड, इसके पास एविडेंस क्या है हमारे पास कि चेक हमने किसको इशू करा, क्या करा। तो यहाँ से ये चेक जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से इसको हम दो हिस्सों के अंदर कर लेते हैं। ये वाला पार्ट सप्लायर को दे देते हैं, और एक पार्ट जो अपने पास रखते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि रीज़न क्या था, इसको काउंटर फॉइल कहते हैं। और ये एविडेंस होती है हमारे पास जब कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर हम क्रेडिट कर रहे होंगे अपने अकाउंट को, क्योंकि बैंक को क्रेडिट करेंगे, हम चेक इशू कर रहे हैं, तो वहाँ फिर ये हमारे काम आती है। दिस इज द पर्पज ऑफ काउंटर फॉइल। देखते हैं व्हाट इज द चेक काउंटर फॉइल यूज फॉर टू मेक ए क्रेडिट एंट्री इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। फॉर्चुनेटली इसने फर्स्ट के अंदर ही बिल्कुल सही बात कही, कहता टू मेक ए क्रेडिट एंट्री इन द बैंक कॉलम ऑफ ए कैश बुक। कैश बुक के
बैंक कॉलम के अंदर जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं क्रेडिट एंट्री कर रहे होते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं, इसलिए ये काउंटर फॉइल एविडेंस के तौर पे आप रखते हैं और इस्तेमाल होता है। तो मैं क्या डेबिट एंट्री आप चेक इशू कर रहे हैं, डेबिट एंट्री तो हो ही नहीं सकती, इनकरेक्ट हो गया। सो टू सेंड ए पेमेंट टू ए सप्लायर को तो पेमेंट आप कर चुके हैं चेक के थ्रू, वो तो एक काउंटर आपने एविडेंस अपने पास रखी है। टू सेंड प्रूफ ऑफ पेमेंट टू ए कस्टमर को प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, सप्लायर को आप इशू कर रहे हैं तो कस्टमर पे तो होगा ही नहीं। तो ए चॉइस आपकी फिर से नंबर 6 के अंदर राइट चॉइस बनती है, ए चॉइस। 7 के अंदर आते हैं, 6 का आपने देखा कि राइट चॉइस ए हो गई। 7 में आते हैं फारूक सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। ये फारूक जो है वो सेल्स करता है क्रेडिट के ऊपर, चेक फ्रॉम खालिद। अब क्रेडिट कस्टमर वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया है चेक को, जो खालिद उसका एक कस्टमर था फारूक का, और वो चेक वापस आ गया। जब चेक वापस आएगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, क्योंकि बैंक ने, हम क्या करेंगे, हम खालिद को डेबिट कर देंगे अपने पास। अगर मैं फारूक का अकाउंटेंट हूँ तो मैं खालिद को दोबारा डेबिट कर दूंगा, क्योंकि इससे ये पैसा लेना है। और बैंक के अंदर क्योंकि मैंने पैसा जमा कराया था, बैंक ने पेमेंट तो करी नहीं, अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा, तो बैंक मेरे पास फिर रिड्यूस हो जाएगा। तो खालिद डेबिट और बैंक क्रेडिट। खालिद सिंपल एंट्री है, डिसऑनर्ड चेक अगर हो गया, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो ए के अंदर तो बैंक को डेबिट कर रहा है, ये इनकरेक्ट है। बी में इररिकवरेबल डेट्स, ये बिल्कुल ही गलत है। और सी में खालिद को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कराए, ये फिर सही एंट्री है। सी चॉइस हमारी राइट चॉइस बनती है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। और लॉजिक मैंने उसकी बताई है आपको कि क्या है क्या नहीं है। नंबर 8 में आया, व्हाई डज ए सप्लायर ऑफर ट्रेड डिस्काउंट। अभी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं कि क्यों सप्लायर ट्रेड डिस्काउंट देता है। तो मैंने बताया था कि बल्क परचेजेस को इनकरेज करने के लिए देता है। और यहाँ देख लेते हैं, टू अवॉइड इररिकवरेबल डेट्स, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। टू इनकरेज बल्क बाइंग, ये मैंने बताया था, देखिए आपको। तो ये बी चॉइस के अंदर जो कह रहा है, टू इनकरेज बल्क बाइंग को इंकरेज करने के लिए, ताकि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा, जब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल बिकेगा तो ही विल बी गेटिंग द एडवांटेज। तो बी चॉइस आपकी राइट चॉइस बनती है इसके अंदर। नंबर 9 के अंदर आ जाए, एन मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग इम्प्रेस्ड सिस्टम। पेटी कैश बुक क्या होती है कि नॉर्मली स्मॉल जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक कंपनी है, उसका एक डिपार्टमेंट है, उसका एंटरटेनमेंट के पेमेंट आपको करनी है। चाय कोई आ गया, उसको आपने पिलाई, या एंटरटेनमेंट हल्की फुल्की आपने मंगाई। अब इसके अंदर जो खर्चा हो रहा है, रबर मंगा, आपने कोई स्टैपलर मंगा लिया, कैलकुलेटर मंगा लिया, स्टेशनरी, इस किस्म की चीज़ें जो बिल्कुल ही, या कोई अगर आपका डोर ख़राब हो गया था, कारपेंटर को बुला के उसको फिक्स करवाया, तो इस किस्म के किसी भी कंपनी में जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो मल्टीपल एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं किसी कंपनी के अंदर। वो जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उसको भी कैश बुक में रिकॉर्ड करें तो कैश बुक तो फिर बहुत ही लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा। तो कैश बुक से एक इम्प्रेस्ड सिस्टम बना लेते हैं। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम मिसाल के तौर पर आपने $500 का एक इम्प्रेस्ड बना लिया। अब जितने छोटे छोटे स्मॉल खर्चे होंगे वो यहाँ से हो जाएंगे। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वो जितने एक्सपेंसेस हैं, जिनके वाउचर आपने बनाए हैं, इनको और जो इम्प्रेस्ड पे पैसा पड़ा हुआ है, अगर इन दोनों को मैं टोटल करूँगा तो जितनी रकम मैंने कैश बुक से इशू करी थी वो ये इसके इक्वल होनी चाहिए। और नॉर्मली इसका एडवांटेज ये होता है कि कैश बुक के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से आप बच जाते हैं और ज़िंदगी आपकी आसान होती है। तो अब देखते हैं, कहता है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। नंबर 1, पेटी कैश बुक कैन बी मेंटेन बाय जूनियर मेंबर ऑफ स्टाफ। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई सीनियर आदमी नहीं, कोई जूनियर आदमी इसको मेंटेन करता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। एट एनी टाइम पेटी कैश वाउचर्स प्लस द पेटी कैश बैलेंस आर इक्वल टू द इम्प्रेस्ड अकाउंट। के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो पेटी कैश का बैलेंस है और जो वाउचर्स है, वाउचर्स मीन्स जो आपने एक्सपेंसेस करे हैं और जो आपका फंड था, जो पेटी कैश में जो पड़ा हुआ है बैलेंस, तो हमेशा इम्प्रेस्ड के बराबर होंगे। ये मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द चीफ कैशियर इज नॉट आस्क्ड कंटिन्यूअली फॉर स्मॉल सम्स ऑफ मनी। ये इसका फायदा होता है कि चीफ कैशियर को बार बार हम डिस्टर्ब नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नंबर ऑफ एंट्रीज इन द कैश बुक इंक्रीजेज बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कैश पेमेंट्स। के नंबर ऑफ एंट्रीज कैश बुक में आपकी इंक्रीज हो जाती है। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम पेटी कैश बुक बनाते ही इसलिए हैं कि हमें कैश बुक में नंबर ऑफ मल्टीपल एंट्रीज करने से हम बच जाए। तो डी चॉइस जो है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो आपकी राइट चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आते हैं, सेलर इनवाइस फॉर $800, सेल्स इनवाइस फॉर $800 was incorrectly recorded in the sales journal as $1,800। कि क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि आपका जो सेल्स इनवाइस थी $800 की, वो आपने सेल्स जर्नल में इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया।
होगी। ठीक है, सेल्स जर्नल जो है जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वो सब यहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ से उठकर सेल्स जर्नल से कहाँ लेकर जाते हैं आप, एक तो डेटर्स सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाता है। यहाँ से उठ के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाएगा, इसको आप डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे आप। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये एक्चुअली डेटर अकाउंट है आपका। डेटर मीन्स इनसे आपको पैसा लेना है, कस्टमर्स आपके। तो आपने डेटर्स को भी ओवर स्टेटेड कर दिया आपका, और आपके जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो भी ओवर स्टेटेड हो गए। लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है आपका वो फिर टाइप हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा कि $800 की सेल्स को एक्चुअली आपने 1800, तो $1000 से आपने अपने डेटर्स को भी बढ़ा दिया और अपनी सेल्स को भी बढ़ा दिया, क्योंकि डेबिट साइड भी 1000 से बढ़ी हुई है, क्रेडिट साइड भी 1000 से बढ़ी हुई है। तो ट्रायल बैलेंस तो आपका टोटल होगा, लेकिन वो ओवर स्टेटेड होगा। डेबिट और क्रेडिट साइड कितने से ओवर स्टेटेड होगा, 1000 से होगा। द ट्रायल बैलेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड कि वो बैलेंस हो जाता है, बट ऑल टोटल्स वर ओवर स्टेटेड बाय $1000। लेकिन जो दोनों टोटल्स हैं उसके डेबिट क्रेडिट के 1000 से ओवर स्टेटेड हैं, जो मैं अभी आपको समझा गया हूँ। इत्तेफाक से इसकी ये चॉइस ही राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, और लॉजिक मैंने आपको बताया क्या है। बी पढ़ लेते हैं, द ट्रायल बैलेंस बैलेंस बट बोथ टोटल्स वर अंडर स्टेटेड। अंडर स्टेटेड तो नहीं है, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि आपका डेटर्स भी बढ़ गया, क्योंकि 1000 से आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो ओवर स्टेटेड होंगे, अंडर स्टेटेड गलत हो गया। द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट बैलेंस, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो ये सी और डी कहता है बैलेंस ही नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट चॉइसेस हैं। आपकी राइट चॉइस जो है ए चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आते हैं। A standing order paid for rent has not been entered into the accounting records of the business। कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो था वो क्या करा आपने कि वो पे कर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है बैंक को आपने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो पेमेंट आएगी तो बैंक आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पेमेंट कर देगा। इसे स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। पेड फॉर रेंट हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कराया अभी तक। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बिकॉज द पेमेंट वॉज मेड ऑटोमेटिकली, के पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपने कर दी है। नो एडिशनल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है, बैंक ने पेमेंट तो आपके कहने पे करी है, तो आपको ऑटोमेटिक तो है, लेकिन रिकॉर्ड तो आपको करना पड़ेगा। तो ये इनकरेक्ट है आपका। बिकॉज द पेमेंट वॉज मेड ऑटोमेटिकली, ओनली एन एंट्री इन द रेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि रेंट की पेमेंट करी है तो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, और आपका बैंक भी आपसे बैलेंस कम हो रहा है वो भी रिकॉर्ड होगा। तो एन एंट्री नहीं है, बल्कि पूरी फुल एंट्री पास होगी। एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन द कैश बुक एंड इन द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। के बैंक रिकन्सिलिएशन में कोई एंट्री पास नहीं होती है, एक मेमोरेंडम टाइप का स्टेटमेंट बनता है, तो यहाँ एंट्री नहीं होती। कैश बुक के अंदर अलबत्ता इसकी जरूर एंट्री होगी, लेकिन कैश बुक के अलावा नॉमिनल लेजर अकाउंट, कैश बुक के अंदर तो आप बैंक की एंट्री कर देंगे, और जो रेंट है एक्चुअली उसका फिर आप लेजर बनाएंगे तो उसे नॉमिनल या जर्नल लेजर कहते हैं, वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो डी पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी आपकी राइट चॉइस है। कहता है एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक के अंदर बैंक क्रेडिट होगा, एंड इन द नॉमिनल। नॉमिनल लेजर क्या कहलाते हैं? जिसमें एक्सपेंसेस होते हैं, इन सबको आप नॉमिनल लेजर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लाइक रेंट एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। तो आपकी डी चॉइस जो है वो राइट चॉइस बनती है। इसके अंदर के नॉमिनल एक्सपेंस है तो नॉमिनल उसका लेजर बनेगा सेपरेटली, और बैंक के अंदर बैंक, कैश बुक के अंदर बैंक क्रेडिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखा कि डी आपकी जो है वो राइट चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर आपने देखा कि 11 हमने कर लिया, 11 में डी हो गया। 12 आते हैं, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस had a credit balance of $2690 के $2690 का क्रेडिट बैलेंस का मकसद समझ रहे हैं? बैंक का क्रेडिट बैलेंस जब भी होगा इसका मकसद है बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये शो कर रहा है कि बैंक में आपका पैसा है, क्योंकि आपका डेबिट, ये हमेशा रिवर्स होते हैं। बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आपका डेबिट बैलेंस होगा, और आपका डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कि बैंक में आपके पैसे हैं। तो $2690 का बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस था। इसका मतलब है कि पैसा आपका बैंक में है ऑन 1 अक्टूबर 2021। एट दैट डेट चेक्स टोटलिंग $850 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स जो थे $850 के वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, यानी आपने इशू तो कर दिए हैं लेकिन अभी तक बैंक में वो नहीं पहुंचे। अब व्हाट वाज द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक ऑन 1 अक्टूबर 2021? क्या बैलेंस था जो आपका
आपकी कैश बुक का बैलेंस कितना था। तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2690 ये बैंक स्टेटमेंट बता रहा है, तो ये आपका डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट बैलेंस होने का मकसद ये हुआ कि इसमें से ये चेक आपने लाजमी तौर पे, तो बैंक के अंदर तो ये पहुंचे ही नहीं है, लेकिन आप तो अपनी कैश बुक से इसको माइनस करके बैठे हुए हैं ना। तो आप इसको क्या करें, $850 को माइनस कर दें 2690 में से 850 को माइनस कर दें तो 1840 आपके पास बचेगा। और 1840 जो है आपका, ये एक्चुअली डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। चेक इशू करने के बाद भी डेबिट बैलेंस ज़्यादा है आपका, तो इसका मकसद है कि आपकी कैश बुक का बैलेंस जो है इस वक्त $1840 डेबिट पड़ा हुआ है। और ये बी चॉइस के अंदर आप देख रहे होंगे कि $1840 का डेबिट बैलेंस, और यही आपकी राइट चॉइस है। और उसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि आपके पास आपने ये चेक माइनस कर दिए हैं अपनी कैश बुक में से, ये बैंक में अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए बैंक का बैलेंस ज़्यादा है। आपने माइनस कर दिए, आप माइनस कर लें तो आपका भी बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बी चॉइस आपकी राइट चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, अ ट्रेडर हैज परचेज न्यू बिजनेस प्रीमिसेस। एक ट्रेडर ने न्यू बिजनेस प्रीमिसेस आपकी खरीदी। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की एग्जांपल वो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो चीज़ जिसके अंदर आप जिस पर डेप्रिसिएशन भी निकालते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर जो भी आपको बेनिफिट्स अगर पहुंचा रहा है कोई भी एसेट्स, तो वो नॉर्मली नॉन करंट एसेट्स कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफ न्यू प्रीमिसेस, लाइटिंग एंड हीटिंग की न्यू प्रीमिसेस अगर है तो देखिए ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होगा। उसकी वजह ये है कि जब एक दफ़ा कोई चीज़ आ जाती है उसमें आप जब भी लाइटिंग करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा आपका, वो सारे का सारा क्या होगा कि वो फिर डेफिनेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी की आप पेमेंट कर रहे होते हैं। तो न्यू प्रीमिसेस में जो भी हीटिंग एंड लाइटिंग है ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द न्यू बिजनेस, अगर आप न्यू बिजनेस खरीद रहे हैं तो ये तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली न्यू बिजनेस आप खरीद रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द न्यू प्रीमिसेस, न्यू प्रीमिसेस बल्कि न्यू बिजनेस नहीं, न्यू प्रीमिसेस है कि न्यू प्रीमिसेस अगर आपने खरीदी तो उसके जो लीगल एक्सपेंडिचर्स थे जितने भी थे, वो डेफिनेटली कोई भी एसेट याद रखें कि जब तक अपनी यूजेबल फॉर्म में नहीं आ जाता उस वक्त तक उस पर जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कीप इट इन योर माइंड। तो ये प्रीमिसेस आपने खरीदी, अगर ये लीगल टाइटल ही आपके नाम ना होता है इस प्रीमिसेस का, तो आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए जितनी भी लीगल कॉस्ट है ये सारी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी आपकी, क्योंकि ये प्रीमिसेस की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। ऑफिस फर्नीचर तो डेफिनेटली फिर न्यू प्रीमिसेस के लिए आपने खरीदा और ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये तीन आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं 2, 3, 4। और 2, 3, 4 अगर हम देखें तो हमें सी के अंदर नज़र आता है। तो इसका मकसद है वी कैन फेयरली से कि हमारी जो सी चॉइस है 2, 3, 4 वो फिर राइट चॉइस बनती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा कि सी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, टू कंपनीज ईच परचेज ए मोटर व्हीकल फॉर $10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फर्स्ट। ईयर फर्स्ट के अंदर $10,000 की व्हीकल दो कंपनीज हैं, दोनों ने खरीदी। कंपनी जी यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड, कंपनी जी जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करती है एट ए रेट ऑफ 15%। स्ट्रेट लाइन मेथड ये होता है कि हर साल का डेप्रिसिएशन एक ही होगा। मिसाल के तौर पर 10,000 बल्कि बता ही रहा है 10,000 और स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट है 15%। तो अगर आप 15% निकालें तो 1,500, ये जो 1,500 है आपका, ये ईयर 1 के लिए भी होगा और ईयर 2 के लिए भी 1,500, क्योंकि रेट चेंज नहीं होता, फार्मूला सेम है। तो बोथ ईयर्स का 1,500 है। where while company H use the reducing balance method at a rate of 20%, और ये reducing balance method इस्तेमाल करती है कंपनी H। और reducing balance method का फार्मूला ये है कि हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर आप डेप्रिसिएशन का रेट लगाते हैं। और रिटर्न डाउन वैल्यू कब आती है कि रादर बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन नहीं बल्कि बुक वैल्यू कब आती है, जब किसी भी एसेट में से उसको उसके जो जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको जब आप माइनस कर देते हैं तो वो फिर बुक वैल्यू आपकी आती है, उसके ऊपर रेट हम अप्लाई करते हैं। सी अगर 10,000 का मिसाल के तौर पे आपके पास मोटर व्हीकल थी तो इसका 20% जब आपने लगाया यू विल बी गेटिंग द ईयर 1 डेप्रिसिएशन, और ईयर 1 2,000 आपके पास आ गया फर्स्ट ईयर के अंदर।
ये जो 2000 है ये एक्चुअली आप इस 10,000 में से माइनस कर देंगे तो आपकी बुक वैल्यू ईयर 1 के एंड पे 8,000 आ गई। इस 8,000 पे आप लगाएंगे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20%। तो इसका जब आप 20% लगाएं तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% 1,600 आपके पास आया। What was the difference in the depreciation charge between the two companies for year 2? Year 2 में दोनों कंपनीज के डेप्रिसिएशन के चार्ज में क्या फर्क आएगा? आप देख रहे होंगे, आपके सामने नजर आ रहा है कि कंपनी एच का डेप्रिसिएशन जो है वो कंपनी जी के डेप्रिसिएशन से $100 ज़्यादा है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इस तरीके से, तो ये जो अगर आप देखें तो फिर बी चॉइस आपकी ज़्यादा है, $100 ग्रेटर फॉर एच कि एच के लिए जो है $100 ज़्यादा डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में चार्ज हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपने देखा कि बी चॉइस आपकी राइट चॉइस है, कैलकुलेशन के हिसाब से भी यही बनता है। 15 के अंदर आते हैं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मुई हैड प्रीपेड रेंट ऑफ $1,500 के इसके पास $1,500 का प्रीपेड रेंट था। हाउ शुड शी रिकॉर्ड दिस? वो इसको कैसे अपने पास रिकॉर्ड करेगी? देखिए, रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है कि जब भी प्रीपेड होगा, एक्सपेंस का लेजर अगर आप बना रहे हैं तो एक्सपेंस को एक तो प्रीपेड का मतलब फॉर जैसे ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं कि $1,800 का इंश्योरेंस था और $1,500 जो इंश्योरेंस के अंदर लेके गई, तो इंश्योरेंस प्रीपेड कितना बचा था आपके पास? $300 प्रीपेड बचा था। तो होता क्या है कि एक्सपेंस का लेजर अगर आप बना रहे हैं तो एक्सपेंस को पहले तो आप कम करेंगे क्रेडिट करके, क्योंकि एक्सपेंस आपका 1000 जितना भी एक्सपेंस था उससे आप क्रेडिट करेंगे लेजर में। ये एक्सपेंस का लेजर है। लेजर की डेबिट साइड अगर $10,000 आपके हैं मिसाल के तौर पे और आपको पता चला ईयर एंड पे कि नहीं यार $1,500 जो है वो तो खर्चा जो हुआ है इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप कितना लेके गए? इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप $8,000 जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेकर गए आप, ये इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस कितना आया इसका? बैलेंस CD 2000। ये जो 2000 है ये एक्चुअली प्रीपेड है। तो आप क्या करते हैं कि इसको क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को कम करने के लिए इसको क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट करने के बाद में जो नेक्स्ट ईयर होता है उसमें ये बैलेंस BD बन के डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है आपका, तो ये बैलेंस BD बन के डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा आपका। ये देख रहे हैं? तो पहले लेजर के अंदर क्रेडिट होगा, क्रेडिट एंट्री होगी और फिर नेक्स्ट ईयर में डेबिट, ब्रॉड फॉरवर्ड जब इसको करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अगर हम पढ़ें तो कहता है क्रेडिट $1,500 इन द रेंट अकाउंट एंड कैरी फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट। नहीं, आप क्रेडिट करेंगे लेकिन कैरी फॉरवर्ड जब करेंगे इसको कैरी डाउन करेंगे तो उसको करेंगे डेबिट बैलेंस के तौर पर। देखिए बी में अगर पढ़ें तो क्रेडिट $1,500 इन द रेंट अकाउंट, क्रेडिट करेंगे रेंट के अकाउंट को, बिल्कुल सही है, एंड कैरी डाउन एज ए डेबिट बैलेंस, और कैरी डाउन करेंगे इसको ऑनवर्ड जब लेके जाएंगे तो कैरी डाउन एज ए डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस आपका हो जाएगा। डेबिट बैलेंस क्यों होगा? क्योंकि ये देख रहे हैं ये जो क्रेडिट साइड के ऊपर जो बैलेंस होता है जब आप इसे कैरी डाउन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है। याद रखिएगा, जब भी क्रेडिट साइड का क्रेडिट एसेट के किसी भी लेजर में या एक्सपेंस के किसी भी लेजर में अगर क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस CD है, जैसे ये कैरी डाउन लिख रहे हैं, तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस कहलाता है। क्योंकि कैरी डाउन का मकसद है नेक्स्ट ईयर के अंदर, जैसे मैंने बताया, ये ब्रॉड डाउन जब इसको करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो डेबिट साइड पर करेंगे, ये अपना एसेट होगा आपका। तो इस प्रिंसिपल को याद रखिएगा। टेक्निकल थोड़ी सी बात है कि क्रेडिट होगा 1,500 इन द रेंट अकाउंट एंड कैरी डाउन एज ए डेबिट बैलेंस। कैरी डाउन होगा क्रेडिट साइड के ऊपर ही लेकिन डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर में ये डेबिट हो जाएगा। तो ये 15 के अंदर हमने देखा कि डी हमारी राइट चॉइस बनती है। 16 में आते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ हर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, लूसी डिस्कवर्ड 2 एरर्स। लूसी ने 2 एरर्स जो हैं वो डिस्कवर्ड करे। नंबर 1 है डैमेज इन्वेंट्री हैड बीन वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस $340। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर $180 के $180 से एक्सपेक्टेड थी कि बिकना था, लेकिन इसने उसको $340 पे रिकॉर्ड कर हुआ है। तो देखिए कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लॉयर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फार्मूला ये है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लॉयर, जो लॉयर होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो मार्केट वैल्यू 180 है और कॉस्ट है 340, तो 340 माइनस 180, $160 से
आपने ज़्यादा रिकॉर्ड करा है इसको, $160 से इन्वेंट्री आपने ज़्यादा रिकॉर्ड करी है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 100 आइटम्स विच हैड बीन एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर $12 की, जिनको एक्सपेक्टेड है कि $12 के अंदर वो बिकेंगे, ईच हैड बीन वैल्यूड एट देयर कॉस्ट प्राइस $7 ईच, वो $7 जो उनकी कॉस्ट थी उस पर रिकॉर्ड हुआ। तो ये रिकॉर्डिंग तो सही है, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, आपकी कॉस्ट कम है, तो जो कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। $7 पर बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है। कैरिज इनवर्ड ऑफ $1 ईच फॉर ईच आइटम हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। अलबत्ता जो कैरिज इनवर्ड था, जो इस मटेरियल को आपकी फैक्ट्री या प्रीमिसेस तक लाने में जो किराया आपने दिया ट्रांसपोर्टेशन, वो आपने इसमें प्लस नहीं कराया। तो 100 आइटम्स हैं और $1 ईच आइटम पे लगाया, तो $100 जो है वो एक्चुअली आपने एक्सपेंस नहीं पढ़ाया, कम रिकॉर्ड करा हुआ है आपने, यानी ये आपने कम से रिकॉर्ड, ये ज्यादा से 160 ज्यादा से रिकॉर्ड करा हुआ था आपने, और 160 जो है वो ज्यादा से रिकॉर्ड किया हुआ था आपने, और ये कम से रिकॉर्ड किया। तो 160 में से, क्योंकि ये ओवर स्टेटेड था, आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, और ये $100 जो है ये क्या है, ये अंडर स्टेटेड है यू। तो एक्चुअली आपके पास ओवर स्टेटेड कितने से इन्वेंट्री है, $60 से इन्वेंट्री आपकी ओवर स्टेटेड है, क्योंकि हम $160 से ओवर स्टेटेड करा हुआ है आपने इसको, और $100 जो कैरिज इनवर्ड रिकॉर्ड दिख रहा है उससे आपने अंडर स्टेटेड किया हुआ है। तो नेट इम्पैक्ट इसका ओवर स्टेटेड $60 है, और ये आपकी चॉइस ए के अंदर उसने आपको बताया हुआ है कि ओवर स्टेटेड का है $60। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी जो राइट चॉइस है वो ए चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7, और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे बहुत पेपर हैं, शुरू में मैंने बताया जो मैंने कराए हैं, आप जाकर देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। तो विच इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग इन सोल ट्रेडर के, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर अगर हम इंडिविजुअली अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें। तो देखिए नंबर ए में कहता है गेन्स ऑल द क्रेडिट। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, यू आर रनिंग योर ओन शो, तो यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स एंड यू विल बी बेयरिंग ऑल द रिस्क। सारे रिस्क भी आप ही बेयर करेंगे, बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट इज एन एडवांटेज, यही आपको एडवांटेज है। बाकी गेन्स ऑल द प्रॉफिट, कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग, ये डिसएडवांटेज तो नहीं है। कंट्रोल अगर आप कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, ये तो फायदा है आपका। प्रोवाइड्स ऑल द कैपिटल, बेयर्स ऑल द रिस्क, सारा कैपिटल तो आप कर देंगे, लेकिन एक्चुअली जो एडवांटेज है बिजनेस आपका, डी कहता है प्रोवाइड्स ऑल द कैपिटल, कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग, ये सही नहीं है। सही यही है, देखें कि आपका सारा प्रॉफिट भी आप ही को मिलेगा और नफ़ा नुकसान जिसे कहते हैं वो सब आपका होगा। तो ए चॉइस जो है 17 के अंदर वो फिर राइट चॉइस है आपकी, कि यही मैक्स सेंस के bears against all the profit and bears all the risk. This is the main advantage of running a business independently as an entrepreneur. ये क्वेश्चन नंबर 17 आपने देखा कि आपके पास ए चॉइस है और क्यों है, वो भी हमने समझा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आते हैं। But is shown in the capital and liabilities section of a statement of financial position of the business। के statement of financial position जब आप बनाते हैं तो capital and liabilities section के अंदर आप क्या दिखाते हैं वहाँ पे, how the resources are being used by the business, के resources business में कैसे यूज हो रहे हैं। तो फिर asset side देखकर आपको पता चलता है, क्योंकि ये तो resources कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो फिर आप वहाँ देखेंगे जाके। द वर्किंग कैपिटल के अंदर भी करंट एसेट्स आपका आ जाता है। ये पूछता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज सेक्शन के अंदर क्या आएगा, टोटल अमाउंट ओड बाय, कि कितना आपको देना है, एंड टू द बिजनेस, बिजनेस को कितना मिलना है और कितना आपको देना है। तो ये भी नहीं है, क्योंकि वो जो आपको मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा, वो तो रिसीवेबल हो जाएगा, जो पैसा आएगा वो एसेट साइड के ऊपर जाता है। अलबत्ता डी में देखें वेयर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस हैव कम फ्रॉम। आई थिंक अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन जहन के अंदर लेकर आए तो अकाउंटिंग इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि कैपिटल एंड लाइबिलिटीज सेक्शन जो है वो क्या शो करता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज सेक्शन जो है वो एक्चुअली ये शो करता है कि रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर कहां से आ रहे हैं। तो वेयर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस हैव कम फ्रॉम, कहां से रिसोर्सेज आएंगे। एक तो ऑनर लगा देगा, एक आप कहीं से लोन ले रहे होंगे, बैंक से लोन लेंगे, सप्लायर से लेंगे। तो एक्चुअली कैपिटल एंड लाइबिलिटीज सेक्शन आपका ये शो करता है कि ये वो रिसोर्सेज हैं, वेयर द रिसोर्सेज, बिजनेस चलाने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं।
तो इस सेक्शन के अंदर ये शो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आपने देखा कि आपकी जो राइट चॉइस बनती है वो फिर डी चॉइस बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम आते हैं। 19 कहता है कि जॉन मेंटेन्स अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये बनाता है। व्हाई डज ही आल्सो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो क्यों जब वो फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग बना रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिर इसको क्या जरूरत है। तो देखिए, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक्चुअली आपको प्रॉफिट नहीं आता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो एसेट्स एंड इक्विटीज आ रही होती हैं, तो प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ये करेक्ट हो गया। टू चेक इफ एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करने के लिए, तो इतना क्या जरूरत है। ये एक पर्पस जरूर होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का ये पर्पस वन ऑफ द थिंग्स के ये, लेकिन चेक करने के लिए नहीं आता है कि हमको अकाउंटिंग, वो अकाउंटेंट थोड़ी ये जो चेक कर रहा है वो तो बिजनेस ऑनर है। तो यू नीड टू टेल देम कि आपके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी ये इक्वल तो बनेगी, वो इक्वेशन बनती है, लेकिन ये पर्पस नहीं होता है इसका। तो ये भी इनकरेक्ट है। टू शो द ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, जो ट्रांजेक्शन हैं वो तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जाती हैं। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का उसने पूछा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी में कहता है टू समराइज व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओन्स, ये असल चीज़ है। टू समराइज के बिजनेस को के पास क्या है और बिजनेस को देना कितना है। तो बिजनेस के पास व्हाट ओन्स, के बिजनेस ओन्स क्या करता है एंड व्हाट इट ओन्स, या उसको पे कितना करना है, उसके पास कितना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिंपली आपको बताती है कि आपके पास क्या है और आपको पे कितना करना है। दैट्स द पॉइंट जो आप देख रहे होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 में डी चॉइस आपने देखा कि आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आते हैं। A sole trader paid off the business' overdraft using his own personal fund, कि अपने जाती फंड को यूज करके उसने बिजनेस का ओवरड्राफ्ट पे कर दिया। How did this affect the statement of financial position, कि ये किस तरीके से अफेक्ट करेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। तो एक तो ये होगा लाइबिलिटी कम हो जाएंगी आपकी और कैपिटल इसका बढ़ जाएगा। तो आई थिंक बी अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लाइबिलिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी और कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा और एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सी जो है आई थिंक राइट बनता है। उसकी वजह है कि देखिए लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, उसने अपने फंड से डायरेक्ट दिया था, तो क्या है आपके कैपिटल इंक्रीज होगी, एसेट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। बाकी सब जगह इंक्रीज लिखा है, इसलिए सब इनकरेक्ट है। जो सी है उसमें कहता है नो इफेक्ट, तो एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपने देखा है। तो सी चॉइस 20 के अंदर फिर आपकी राइट चॉइस बनती है। 21 में आ जाते हैं। हसीन फाउंड दैट ही नीडेड हेल्प टू रन हिज बिजनेस, के अपने बिजनेस को रन करने के लिए ही नीडेड हेल्प की जरूरत है। ही डिसाइडेड टू टेक ए पार्टनर रादर देन एम्प्लॉय एन असिस्टेंट, असिस्टेंट रखने के बजाय उसने कहा पार्टनर ले आते हैं उठा के। वाई डिड ही डिसाइड टू टेक ए पार्टनर, उसने क्यों फैसला किया कि वो पार्टनर को लेकर आएगा। तो थिंक अबाउट इट कि पार्टनर को आप लेंगे, एन असिस्टेंट वुड नॉट इंटरफेयर विद हाउ द शॉप वाज रन, के असिस्टेंट तो इंटरफेयर क्या करेगा, वो तो है ही मुलाजिम। जब वो एम्प्लॉई है आपका तो वो इंटरफेयर करने की पोजीशन में है ही नहीं कि इंटरफेयर करेगा। तो ये कोई फैसला करने की रीज़न नहीं है इसकी। और इसकी फैसला करने की जो रीज़न है वो क्या होगी, असिस्टेंट वुड नॉट शेयर रिस्क, कि असिस्टेंट जो है वो रिस्क शेयर नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टनर लाने की एक रीज़न ये है कि अगर असिस्टेंट वो रखेगा तो असिस्टेंट रिस्क तो नहीं, वो तो सीधी सीधी तनख्वाह लेके सैलरी लेके चला जाएगा। तो ये बात सही है कि पार्टनर असिस्टेंट ना रखना और पार्टनर रखना, इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है। और अ पार्टनर वुड इंट्रोड्यूस सम एडिशनल कैपिटल, के वो कुछ एडिशनल कैपिटल भी लेकर आएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसको मोटिवेशन मिलेगा। अ पार्टनर वुड टेक ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ये रीज़न नहीं हो सकती क्योंकि ये तो डेफिनेटली उसको जब वो आ जाएगा बिजनेस में तो प्रॉफिट के बजाय लॉस भी तो हो सकता है। तो एनीथिंग में अपन ये दो रीजंस जो हैं 2 और 3 ये मेक सेंस कि असिस्टेंट जो है वो रिस्क बेयर नहीं करेगा और सेकंड पार्टनर जो है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कराएगा। ये रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से हम पार्टनर बिजनेस के अंदर असिस्टेंट नहीं रख रहे हैं बल्कि हम एक पार्टनर को लेकर आ रहे हैं। तो सी के अंदर 2 और 3 आपको लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपने देखा कि सी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आ जाए। अनवर इज ए सोल ट्रेडर मेकिंग एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ $24,000 के $24,000 का ये प्रॉफिट कमाता है। ही डिसाइड्स टू एडमिट दिलीप, दिलीप को इसने लिया एज ए पार्टनर, एक पार्टनर की हैसियत से। दे एग्री दैट अनवर
वुड रिसीव ए सैलरी के अनवर एक सैलरी रिसीव करेगा एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज वुड बी शेयर्ड इक्वली, और प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है वो इक्वली शेयर होंगे। तो अनवर पहले कितना प्रॉफिट कमा रहा था? देखिए अनवर पहले 24,000 का प्रॉफिट कमा रहा था, ये ध्यान में रखिएगा। फिर वो दिलीप को उसने एज ए पार्टनर लिया और उसको अनवर को सैलरी मिल रही है और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो इक्वल बटेगा। द फोरकास्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पार्टनरशिप फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग इज कि फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग से ये रिजल्ट आया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 50,000 का, $10,000 जो है वो अनवर की सैलरी है और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 40,000 है, क्योंकि ये इक्वली बढ़ रहा है तो इसका हाफ जो है वो अनवर को मिलेगा, हाफ इसका बनता है $20,000। तो इसको प्रॉफिट से जो शेयर मिलेगा वो 20,000 का मिलेगा, 10,000 की इसकी सैलरी है, तो टोटल मिला के ये 30,000 जो है इसको इस बिजनेस से मिल रहा है। और बिजनेस में आने से पहले ये कितना 24,000 पैसे बना रहा था, तो इसको एक्चुअली इस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है वो $6,000 का हुआ है। तो $6,000 जो है कहता है बाय हाउ मच विल अनवर इस टोटल इनकम इंक्रीजेस के इस पार्टनरशिप में आने के बाद में उसकी इनकम कितने से इंक्रीज हुई, तो आपने देखा कि 6,000 से उसकी इनकम एक्चुअली इंक्रीज हुई है। और मैंने आपको करके बताया कि सैलरी उसकी मिल रही थी, $10,000 की सैलरी थी, बाकी 40,000 का हाफ आपने निकाला, 20,000 20 और सैलरी प्लस करें 30 बनता है 24,000 ही वॉज मेकिंग बिफोर एस्टैब्लिशिंग द पार्टनरशिप। तो नेट जो इंक्रीज है वो $6,000 की है और $6,000 जो है बी चॉइस में आपको दिया हुआ है। तो 22 की जो राइट चॉइस है वो बी चॉइस है। 23rd के अंदर आते हैं, पीसीटी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए हैं आपको, रिटेन अर्निंग है, ये कंपनी अकाउंट है, कंपनी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर्स, ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। कहते हैं हाउ वाज द इक्विटी एंड द शेयर कैपिटल एंड द कैपिटल, हाउ मच वाज द इक्विटी एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज में जब हम शेयर होल्डर्स इक्विटी को प्लस करते हैं तो वो मिला के बन जाती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। और हाउ मच वाज द इक्विटी एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इक्विटी कितनी है, इक्विटी के अंदर याद रखिएगा हमेशा ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं आती है इक्विटी के अंदर। इक्विटी ये दो चीज़ों पर है, कितनी है 3 और 2 500,000 जो है ये आपकी इक्विटी है। ऑर्डिनरी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग ये इक्विटी है आपकी। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है कि इक्विटी के अंदर अगर नॉन करंट लाइबिलिटी से डिवेंचर है इसको प्लस कर दें तो इसको जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 670,000। तो 670,000 जो है ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स इक्विटी को जब प्लस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है, याद रखिएगा। और इक्विटी है तो 500,000 एंड 670, इक्विटी कितनी है 500,000 है और कैपिटल एम्प्लॉयड 670,000 है। तो डी चॉइस जो है क्वेश्चन नंबर 23rd के अंदर 23 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो फिर आपके पास डी चॉइस बनती है 23 के अंदर। और लॉजिक मैंने आपको समझाई कि मुझे क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाए। द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ सीडी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के इशूड शेयर कैपिटल जो सीडी लिमिटेड का है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के ऊपर मुश्तमिल है। रिटेन अर्निंग वर $86,000 ऑन 1 September 2020 एंड $88,500 ऑन 31 August 2021 के 1 September 2020 को जो ओपनिंग आपके पास था, ओपनिंग रिटेन अर्निंग $86,000 भी थी आपके पास, ये आ गई। और एंडिंग जो है वो $88,500 था। द कंपनी मेड ए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर $26,000 का इसने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट हमेशा याद रखिएगा रिटेन अर्निंग के अंदर प्लस हो जाता है। तो 86,000 के अंदर 26,000 आपने प्लस कर दिए 112,000 बनता है, ये सिंपल है। 100 रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया 112,000 बने एंड मेड ए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000 का जनरल रिजर्व जब बनाते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं और जनरल रिजर्व आपने बना लिया और ये रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है तो इसको माइनस कर दें 107,000 ये जनरल रिजर्व माइनस कर दिया 107,000 ये आपके पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस आना चाहिए था।
कहता है व्हाट वाज द टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना डिविडेंड आपने पे किया। रिटेन अर्निंग एंडिंग के अंदर अलबत्ता इसने खुद दे दी 88,000, हमारे हिसाब से आनी चाहिए थी 107,000। ये कहता है कि एंडिंग रिटेन अर्निंग जो है 88,500 है। तो भाई 88,500 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो 18,500 कहाँ गए। 1805,000 डॉलर जो है ये एक्चुअली फिर आपने डिविडेंड जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड आपने पे किया। सिंपल इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट प्लस कर दें, रिजर्व अगर बनाया है उसको माइनस कर दें, जो कुछ बचेगा उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें, सॉरी एंडिंग रिटेन अर्निंग को माइनस कर दें। ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपको दी हुई थी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर आपने प्रॉफिट एड किया, रिजर्व को माइनस किया, तो एंडिंग रिटेन अर्निंग आ गई। और एंडिंग रिटेन अर्निंग आपके हिसाब से और जो दी हुई है उसको जो 88,500 उसको माइनस करें, जो डिफरेंस है वो एक्चुअली डिविडेंड पे किया आपने 18,500। व्हाट वाज द टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि कितना डिविडेंड आपने पे किया। तो हमने सिंपल लॉजिक से निकाला 18,500 जो राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपकी, फिर ए चॉइस और उसकी लॉजिक मैंने आपको समझा दी किस तरीके से। तो 24 के अंदर आपने देखा कि ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। आई स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म ऑन 1 अगस्त 2020, कि 1 अगस्त 2020 को एक स्पोर्ट्स क्लब आपने बनाया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2021 द क्लब परचेज्ड इक्विपमेंट कॉस्टिंग $5,000 पैंग बाय चेक के एक इक्विपमेंट उसने खरीदी और $5,000 की पेड बाय चेक के थ्रू पेमेंट करी। इन विच ऑफ क्लब्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड दिस अपीयर, कि क्लब के कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अपीयर होगा। नॉर्मली जब आप कंपनी क्लब अकाउंटिंग जो होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जैसे हम बनाते हैं वो नहीं होता, बल्कि इसमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जिसमें जितने, क्योंकि नॉन प्रॉफिट इसका पर्पज होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी इनकम आ रही होती है, क्लब के जो मेंबर्स हैं जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो मेंबर्स वो आपकी इनकम हो जाती है। फर्दर आपने कोई अगर रिफ्रेशमेंट शॉप्स वगैरह खोली हुई है वो इनकम का जरिया बनती है। ये स्पोर्ट्स की शॉप्स खोली हुई है आपने, स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ से पैसा आ रहा होता है, कोई गैदरिंग आपने करवाई वहाँ के कोई फंक्शन करवा लिया, तो ये नॉर्मली रेवेन्यूज़ के जो वैल्यूज़ हैं वो होते हैं आपके, और वो फिर इनकम बन जाती है। बाकी एक्सपेंडिचर है जो आप खर्चे कर रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है वो सरप्लस या डेफिसिट की सूरत में आ जाता है सामने। एक तो ये बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स होते हैं कि जो पेमेंट आ रही है वो लाइक कैश बुक टाइप की चीज़, रिसीट्स एंड पेमेंट कि कितना आया और कितना गया। और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं कि एसेट्स एंड इक्विटीज़ की पोजीशन होती है। तो ये जो इक्विपमेंट आपने खरीदी है इसका क्या होगा, एक इक्विपमेंट जो है नॉर्मली नॉन करंट एसेट्स है, तो नॉन करंट एसेट्स की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी जाके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इनकम तो है ही नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से नॉन करंट एसेट्स जाएगा। और पेमेंट आप कर रहे हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये देखिए डी पार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आपकी जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट के ऊपर भी टिक हुआ है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर भी टिक हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपने देखा कि बी चॉइस आपकी राइट चॉइस बनती है, बाकी भी दी है लेकिन लॉजिक फिर पूरी नहीं होती। ये आपके पास 25 का बी चॉइस आ गई है आपके पास। और 26 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कहता है स्पोर्ट्स क्लब हैज 100 मेंबर्स एंड द एनुअल सब्सक्रिप्शन है 60, के 100 मेंबर्स हैं इसके और $60 का सब्सक्रिप्शन है। 100 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो सिंपल ये है कि पूरे साल की 6,000 की इनकम होनी चाहिए इस क्लब की। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021 को क्या हुआ, 12 मेंबर्स पेड देयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, के 12 मेंबर्स जो थे उन्होंने प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन था उनका आउटस्टैंडिंग था वो इस साल पे करा। तो 12 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 12 को ये 60 की आपकी सब्सक्रिप्शन है, तो 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है $720। ये लास्ट ईयर के पैसे थे जो इस साल आपको मिले हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस जो था, इनकम जो थी वो लास्ट ईयर की होगी। अकाउंटिंग कंसेप्ट याद रखिएगा, ये आउटस्टैंडिंग जरूर थे लेकिन इनकम लास्ट ईयर की थी, ये पैसा आपको इस साल मिला है। आगे कहता है 10 मेंबर्स पेड देयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, के जो ये एसेट है
ये आपके लिए लाइबिलिटी है और इन मेंबर्स के लिए एसेट है कि उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी और 10 मेंबर्स हैं और $60 का सब्सक्रिप्शन है। 10 से मल्टीप्लाई करें तो $600, तो ये $600 जो है वो एडवांस आपके पास हो गया। ऑन 31 अगस्त 2021 द सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर वर स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो 8 को अगर मैं वही अगर 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो 480 आएगा। तो 480 का मकसद ये हुआ कि जो इस साल के जो मेंबर्स थे 6000 में से 480 को माइनस करूँ तो 5520, इस साल के पैसे जो मेरे पास आए क्लब के मेंबर से वो 5520 मेरे पास आए। ये पूछता क्या है, कहता है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021 के टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ मेंबर से। तो 26 के अंदर अगर हम देखें और हम ये कहें कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, तो देखिए बड़ा सिंपल है, 5520 ये आया, 720 ये आया आपके पास और 600 ये आया। ये पैसा जो आया है टोटल वो आप प्लस कर दें, ये पैसा आपके पास आया है 5520, 720 प्रीवियस ईयर्स के आए थे और 600 इस साल के एडवांस आए, तो 6840 के टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुई इस साल के अंदर। अब इसमें ये नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट में कितना जा रहा है, वो पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। तो मैंने बाइफर्केशन करके आपको बताया 6840 कहीं नज़र आ रहा है आपको, देखें डी के अंदर नज़र आ रहा है, तो फिर हम फेयरली कह सकते हैं कि उससे नंबर 26 की जो राइट चॉइस बनती है वो डी बनती है। तो 26 में आपने देखा कि डी चॉइस, और डी चॉइस क्यों बनी ये भी आपकी समझ में आ गया। अब 27 के अंदर आते हैं। 27 में कहता है बैथ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, के बैथ ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। नेट एसेट्स आपके दिए हुए 28,000 1 जनवरी को, 31 दिसंबर 24,000 दिया हुआ है। हर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू $3000, उसकी जो ड्राइंग है वो $3000 की है। हाउ वाज बैथ इज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, कि बैथ का प्रॉफिट और लॉस क्या था पूरे साल का। तो देखिए ये बड़ा सिंपल है, जो नेट एसेट्स का मकसद होता है कैपिटल है, याद रखिएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो बाकी बचता है वो नेट एसेट्स कहते हैं। तो नेट एसेट्स को आप कैपिटल भी कह सकते हैं। तो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ था आपको, देखिए 28,000 दिया हुआ है, ये ओपनिंग कैपिटल है आपका। जो ओपनिंग कैपिटल है आपका, इसके कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करते हैं आपको पता है, ड्राइंग को आप लेस कर देते हैं, और ड्राइंग कितनी है 3000 की ड्राइंग है, ये कैपिटल में से माइनस होगी। तो ड्राइंग को माइनस किया मैंने, तो 28,000 माइनस 3000, ये मेरे पास जो कैपिटल 25,000 का कैपिटल मेरे हिसाब से बचना चाहिए था। अगर कोई प्रॉफिट होता तो एंडिंग कैपिटल कितना है, ये ओपनिंग कैपिटल है, एंडिंग कैपिटल कितना है, एंडिंग कैपिटल 24,000 है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो कैपिटल था बगैर प्रॉफिट और लॉस के वो 25,000 तो ऑलरेडी मौजूद था। अब एंडिंग कैपिटल अगर 24,000 एक कम हो गया, आप देख रहे हैं रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस का मकसद याद रखिएगा लॉस है। अगर एंडिंग कैपिटल आपका बढ़ जाए तो ये प्रॉफिट होगा, एंडिंग कैपिटल कम हो गया यानी इसको तो बढ़ना चाहिए था कैपिटल को, ये जितना होना चाहिए था उससे भी कम हो गया, तो ये लॉस है आपका। तो बैथ का एक्चुअली जो मामला है वो ये है कि उसको 1000 का लॉस है, और क्यों लॉस है 1000 का वो मैंने आपको निकाल कर बताया कि 1000 का लॉस है, लॉजिक मैंने आपको समझाई। तो हम फेयरली कह सकते हैं कि चॉइस ए जो है 27 में जो राइट चॉइस है वो ए चॉइस बनती है। उसके बाद आ जाए 28 के अंदर। 28 में कहता है आपसे रोशन सेल्स फॉर इज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग वर $55,000, के रोशन की जो सेल्स थी फर्स्ट ईयर की वो $55,000 थी। हिज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 20%, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% था। तो मैं अगर इसका 55,000 का 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल दूँ तो ये 11,000 इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेल्स में से जब ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है, ये तो पता होगा आपको, 44,000।
ये 44,000 जो है वो सिंपल आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कहता है व्हाट वाज द परचेजेस फॉर द ईयर, द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज $3,200, इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री $3,200 की, और ये फर्स्ट ईयर है उसके ऑपरेशन का। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है नॉर्मली फॉर्मेट बड़ा सिंपल होता है कि क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री थी नहीं, परचेजेज होगी, परचेजेस के अंदर से लेस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, $3,200 आपको दी हुई है। परचेजेस में से जो बचा है वो माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर हमने निकाली है अभी, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 44,000 हमने निकाला। तो परचेजेस जो भी थी उसमें से इसको माइनस किया, तो इसका मतलब है हम रिवर्स चलते हैं, परचेजेस के अंदर इस 3,200 को हम प्लस कर देते हैं। तो 47,200 एक्चुअली जो परचेजेस थी आपकी वो $47,200 थी। $47,200 में से आपने $3,200 एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, रिवर्स वर्किंग करके हमने निकाला। 47,200 आपको नजर आ रहा होगा कि डी चॉइस के अंदर आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की जो राइट चॉइस बनती है वो फिर डी चॉइस बनती है आपकी। अब ये आपके पास 28 भी आ गया, उसके बाद फिर हम 29 की तरफ चलते हैं, और 29 जो है उसको देखते हैं। 29 में कहता है विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर सोल ट्रेडर, कि विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको जिसकी ज़रूरत होगी टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट आपको चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, इन दोनों को मिलाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आता है आपके पास। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चों को, एक्सपेंसेस को माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो ए और बी तो गलत हो गया। सी में अलबत्ता आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर बिल्कुल सही बात है कि ऑपरेशन से आपने प्रॉफिट कितना कमाया, और उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में ऑनर्स कैपिटल को प्लस कर दें, क्योंकि सिंगल आदमी है, अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है। अगर ये शेयर होल्डर्स इक्विटी होती तो शेयर होल्डर्स इक्विटी को प्लस करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और ऑनर्स कैपिटल को प्लस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 की जो राइट चॉइस है वो फिर आपकी सी चॉइस हो गई। और क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 में कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस, के लिक्विडिटी का बेस्ट इंडिकेटर क्या है। तो देखिए आपके पास करंट रेशो होगी, करंट रेशो आपको बताती है कि ₹1 लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास कितने एसेट्स अवेलेबल है। लिक्विड एसेट्स और हो जाती है क्योंकि इन्वेंट्री को आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास सारे लिक्विड एसेट्स हैं। तो लिक्विड रेशो बताती है कि लिक्विड अगर आपको बिल्कुल राइट ना हो, अगर लाइबिलिटी की पेमेंट करने पड़ जाए ₹1 लाइबिलिटी, तो कितने लिक्विड एसेट्स आपके पास अवेलेबल है। तो बेस्ट इंडिकेटर जो है यही होता है आपके लिक्विडिटी के लिए, लिक्विड या एसेट टेस्ट रेशो भी जिसको कहते हैं। तो 30 के अंदर जो बी चॉइस है वो राइट चॉइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से लिक्विडिटी पता नहीं चलती, वर्किंग कैपिटल से भी पता नहीं चलती। तो बी चॉइस जो है वो फिर आपकी राइट है, 30 की बी चॉइस, लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशो। 31 में आ जाए, बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट उसका जो है वो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था, ये डिक्लाइन हो रहा है, आप देख रहे होंगे 40, 38, 35, तो डिक्लाइनिंग है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है ईयर बाय ईयर। कहता है व्हाट कुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों चेंज हो रहा है आपका, कम हो रहा है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट की दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है आपकी डिक्रीज नहीं बढ़ रही है, या तो देखें सेल्स आपकी कम हो रही है, या फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट कम होगा ना आपका, या तो सेल्स कम है आपकी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डिक्रीजिंग, या तो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, ये प्रॉफिट कम हो रहा है यहाँ पे, बढ़ नहीं रहा है। तो एच वाइज गलत हो गई। एक्सपेंसेस आर डिक्रीजिंग, एक्सपेंसेस हमेशा याद रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आते हैं, इसका औसत है, ये भी फिर इनकरेक्ट हो गया। क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, क्वांटिटी का होता है। सेलिंग प्राइस इज डिक्रीजिंग, ये डी चॉइस जो है आपकी राइट है कि सेलिंग प्राइस, क्योंकि देखिए सेल्स अगर कम होगी तो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा।
तो आप सिंपल जो डी चॉइस है आपकी वो 31 में वो राइट चॉइस है आपकी कि सेलिंग प्राइस कम हो रही है आपकी 32 के अंदर आ जाए। एंड होने वाला है सवाल आपके पूरे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हम देखते हैं सैम एंड रॉब ईच ऑन ए ट्रेडिंग बिजनेस के, ये दोनों एक बिजनेस को ऑन करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस को। द इनकम ऑफ ईच बिजनेस इज सोनली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, के सेल ऑफ गुड्स से ये इनकम इनको मिलती है जो भी ये कमाते हैं। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो सैम एंड रॉब जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिजनेस भी एक जैसा ही है इनका, और ये इनके इंडिकेटर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये बताता है कि रॉब के मुकाबले में सैम जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका रिटर्न जो भी इसने कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है उसका रिटर्न इसका अच्छा है, अच्छा मिल रहा है इसको। ग्रॉस मार्जिन ये है कि रॉब का अच्छा है, ग्रॉस मार्जिन रॉब का अच्छा है, सैम का सही नहीं है, 25 इसका 25 है, इसका 30 है। इसका मकसद है कि रॉब जो है इसकी सेलिंग प्राइस या तो ज़्यादा है या फिर ये जो मटेरियल ख़रीदता है वो फिर इसको बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि इसका ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर है। प्रॉफिट मार्जिन है सैम का प्रॉफिट मार्जिन 14% है और रॉब का कम हो गया। इसका मकसद है एक्सपेंसेस जो है वो सैम के कम है। हालांकि देखिए सैम का तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम था, उसके बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने का मकसद है इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो रॉब के मुकाबले में काफ़ी बेहतर इसने मैनेज करे हुए हैं कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट कम होने के बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो एक्सेलेंट, अच्छी चीज़ है ये। और इसीलिए देखिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं 12% है, क्योंकि इसके एक्सपेंसेस की मैनेजमेंट बेहतर है। करंट रेशो जो है वो सैम की 2.1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए सैम के पास $2.8 है, वेरेज रॉब के पास जो है 1 रुपी लाइबिलिटी पे करना $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए $1.2 है। तो सैम की पोजीशन लिक्विडिटी जो है वो बेहतर है रॉब के मुकाबले में। पूछता क्या है, which statement is correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रॉब विल फाइंड इट इजी टू पे इज करंट लाइबिलिटीज, के रॉब के लिए करंट लाइबिलिटी को पे करना आसान होगा। देखिए ऐसा नहीं है, रॉब की तो जो लिक्विडिटी है वो सैम के मुकाबले में कम है, क्योंकि $1 लाइबिलिटी पे करने के लिए $1.2 है। सैम की अच्छी है 1 रुपी लाइबिलिटी पे करने के लिए उसके पास $2.8 है। ये गलत हो गया, इनकरेक्ट है, आप इसको कर दें। भी कहता है रॉब्स एक्सपेंसेस आर ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ हिज सेल्स, के रॉब के जो एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए हम ये देख रहे हैं कि रॉब का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन आता है, प्रॉफिट आता है। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, आप देख रहे हैं 30 से ये 12 है, इसका 25 से 14 हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रॉब के एक्सपेंसेस जो हैं वो हायर साइड के ऊपर हैं सेल्स के मुकाबले में। तो ये तो बी इसका है। और फिर राइट चॉइस है आपकी, सी पढ़ लेते हैं। सैम इज नॉट इम्प्लाइंग इज कैपिटल इफेक्टिवली, सैम कैपिटल अच्छे तरीके से अप्लाई अपना यूज़ नहीं कर रहा है, ये इनकरेक्ट है। देखिए सैम का तो 12% रिटर्न है रॉब के मुकाबले में, रॉब का 10% है, तो इसके एसेट्स तो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सैम्स गुड्स आर सोल्ड एट ए हायर प्राइस, सैम्स की जो गुड्स हैं वो हायर प्राइस पे बिक रही हैं, तो ये भी गलत है। सैम्स तो हम इसका ग्रॉस मार्जिन कम है, इसका मतलब है सैम्स का ऐसा नहीं है हायर प्राइस पे नहीं बेच रहे हैं आप, क्योंकि इसका ग्रॉस मार्जिन कम आ रहा है। तो बहरहाल बी चॉइस आपकी राइट चॉइस हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 आपसे कहता है कि व्हाट वुड द ओनर ऑफ अ बिजनेस वांट टू सी हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाई वुड द ओनर ऑफ अ बिजनेस वांट टू सी हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, कि क्यों देखना चाहता है वो ईयर एंड के ऊपर? टू असेस द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, ये बात सही है बिल्कुल, कि उसको बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी है, तो उसके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो बनाएगा। तो ये तो सही है कि परफॉर्मेंस बिजनेस की पता चलेगी। और उसके बाद में फिर क्या है आपके पास, उसके बाद में फिर ये है कि टू डिटरमिन द मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। ये कोई पर्पस नहीं होता। देखिए मार्केट वैल्यू जब आप, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट याद रखिएगा, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो जो कुछ भी आपकी बुक्स में आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। बिजनेस जब बिकेगा, बंद होगा, तो मार्केट वैल्यू उस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं, वो फिर हमारी फिर क्लोजिंग वैल्यूज आ रही होती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ताल्लुक कभी भी मार्केट वैल्यू से नहीं होता। तो ये इनकरेक्ट है। टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन फॉर द फॉलोइंग ईयर, के आने वाले सालों में इन्फॉर्म डिसीजन हो कि इसके पास है क्या,
ये प्रोजेक्ट चला भी सकता है, नहीं चला सकता। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इसको ये वाली इंफॉर्मेशन देते हैं। तो 1 और 3 जो है वो हमारी समझ आ रहा है कि बिल्कुल सही बात है। और बी चॉइस जो है हमारी 1 और 3, ये फिर राइट चॉइस बनती है। तो 33 के अंदर बी चॉइस हो गया। 34, 35 दो क्वेश्चन है हमारे पास। 34 में कहता है चार्ली इज ए कार डीलर, कि चार्ली जो है वो एक कार डीलर है जो वांटेड अ न्यू कार एंड वेंट टू चार्लीज कार शोरूम, कि जॉन जो है जो है वांटेड अ न्यू कार, उसको एक न्यू कार चाहिए, एंड वेंट टू चार्लीज कार शोरूम, वो चार्ली की कार शोरूम में जाता है। ऑन मंडे जो टुक ए कार, जो ने गाड़ी ली फॉर ए टेस्ट ड्राइव के लिए, एंड डिसाइडेड टू बाय इट, फैसला किया कि उसे ले लेगा। ठीक है जी, ये हो गया टेस्ट का। ऑन ट्यूसडे को क्या हुआ, जो अरेंज टू पे फॉर द कार बाय चेक, अरेंज उसने करा कि यार कार का वो पेमेंट के लिए चेक फंड उसने अरेंज करे। ऑन वेंसडे जो कलेक्टेड द कार एंड रिसीव्ड एन इनवाइस, कि जो ने कार रिसीव करी और इनवाइस उसको मिल गई। ऑन थर्सडे जो इस चेक वॉज क्लियर्ड बाय द बैंक, और थर्सडे को चेक क्लियर हो गया बैंक से। ऑन विच डे वॉज चार्ली इज एबल टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ द सेल, के किस डेट को वो प्रॉफिट सेल पे रिकॉर्ड करेगा। तो देखिए वेंसडे, जिस तारीख को इनवाइस बनती है, माल गुड्स डिलीवर्ड हो जाती हैं और राइट्स ट्रांसफर्ड हो जाते हैं सेलर से बायर को, इनवाइस बनी है वेंसडे को बेसिकली। ऑन विच डे द चार्ली एबल टू अकाउंट फॉर द वेंसडे। सी चॉइस जो है वो फिर आपकी राइट चॉइस है, क्योंकि आप याद रखिएगा जिस डेट को टाइटल डिलीवर हो रहा है, इनवाइस बन रही है, उस डेट को प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। तो 34 की जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस आपकी बनती है। और 35 में आते हैं, विच अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन टाइम फॉर अ डिसीजन टू बी मेड, के कौन सा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का जो कहता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड होनी चाहिए। तो देखिए टाइमली का रिलेवेंस, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर पे आज आप परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो आज के डेट में कौन से मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसेस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आज के डेट पे रिलेवेंट है। 3 साल पहले की कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा मॉडल्स ये थे, उसका क्या फायदा। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर है तो फिर टाइमली डिसीजन आप करेंगे। इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन टाइम। कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव रिलेवेंस याद रखिएगा। 35 की जो राइट चॉइस है वो बी रिलेवेंस होनी चाहिए, कि भाई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास या नहीं है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इस टाइम भी प्रोवाइड आपने किया भी है, इस टाइम से रिलेवेंट है ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। तो रिलेवेंस जो ऑब्जेक्टिव है वो फिर टाइमली इन्फॉर्मेशन के लिए आपका होता है। विच अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्स दैट, ये ऑब्जेक्टिव रिक्वायर करता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन टाइम, कि इन टाइम होनी चाहिए। अगर टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप राइट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट, कि उसकी बेस पे आप डिसीजन कर सकें। तो विद दैट क्वेश्चन नंबर 35 के साथ ये पेपर आपका ख़त्म हो गया, और होप आपकी समझ में आया होगा। आपको अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट है आपके एग्जाम के। विश यू ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। और इसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है, जो पेपर 2 है, इसके लिए बहुत मटेरियल है कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा। जो मैंने रिकॉर्ड कराए थे वो सब जाकर देखें। इसके अलावा इर्रिकवरेबल डेट्स है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, उसके अलग से फोल्डर है। मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग से फोल्डर है। यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स ओवर देयर इफ यू गो एंड वॉच वीडियोस जो मैंने कराई हैं, और जो कंसेप्ट डिटेल्स से बताए हैं मैंने। कहीं भी आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है पास पेपर्स में, आप रेफ़र करें इस मटेरियल को, ये आपके लिए बनाया है और सब फ्री है। तो इंशाल्लाह आप ये पेपर विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है, नेक्स्ट पेपर में कोई मसला है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपसे इंशाल्लाह इस पेपर के बाद। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।